हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है प्रकाशिकी के जो कुछ फैक्ट्स हैं जो एनसीईआरटी से हैं वो जो है लिए गए हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका यानी मिराज किसका उदाहरण है? यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से नहीं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। इस तरह से अगर जो कोई प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब से दूर हटती है। तो इस तरह जो है अगर जो किरण को डाला जाए कि ये अपने ही माध्यम में वापस लौट आए, ठीक है, तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश, और हाँ ये याद रखना है कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, इस तरह ये निशान लगा लेते हैं कि जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है। प्रकाश किरणों के वायु से कांच में जाने पर उसके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? उसकी तरंगदैर्ध्य और वेग बदल जाता है, लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है वो जो है वही रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इतनी होती है निर्वात में प्रकाश की गति। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह जो दर्पण होता है यह अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण इस तरह कुछ होता है, ये कर्व कुछ बना होगा और इसके जो अंदर की सतह है वह जो है सादी रहेगी और जो बाहर का रहता है ये यहाँ पर कोटेड रहता है, सिल्वर या जिंक जिंक वगैरह का। तो ये जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो इसी तरह इसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। ये होता है अवतल दर्पण। प्रकाश सजावट के लिए इसी तरह की जो गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें यही वाला लगा होता है अवतल दर्पण, ताकि जो है जो लाइट है वो जो है मतलब मतलब ज़्यादा दूरी तक इसको फैले हुए दिखे। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंप यानी इमर्जन लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? यह कारण है प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। वास्तविक सूर्योदय के से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है। तारे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो लाल प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और बहुत दूरी तक यह ट्रेवल कर सकता है। तो इससे इन किरणों की स्कैटरिंग यानी बिखराव यानी प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, इसीलिए इसका प्रयोग खतरों के निशान बनाने के लिए किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? चमकदार रंग जो है वह दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण और बहुल परावर्तन के कारण, मल्टी रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस के कारण। स्पष्ट दृष्टि यानी क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णित होती हैं, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्योंकि जो बैंगनी रंग होता है या फिर आसमानी रंग जो होता है उसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वह कम होती है, इसीलिए ये जल्दी ऊपर, मतलब जब ये पृथ्वी से ऊपर जा रहा होगा तो ये जल्दी प्रकीर्णित हो जाएगा, मतलब बिखर जाएगा, इसीलिए आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। तंतु प्रकाशिकीय यानी फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं? प्रकाश तरंगों के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में जो तरंग होते हैं, सिग्नल होते हैं, वो जो है लाइट के फॉर्म में जो है भेजे जाते हैं।
विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में जहाँ पर दी गई है। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर है, उससे कम है कांच में। फिर जो है जल में, उससे कम है जल में 2.25 × 10⁸। फिर सबसे कम है कांच में। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो अपवर्तनांक होता है n, यह जिसका ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो जो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो जल के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है ये कम होगी। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जाती है? फिल्म से की जाती है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। जो प्रकाश के जो संचलन है वो तरंगों के द्वारा भी, तरंगों की तरह भी होता है और जो है कणों के समान भी होता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो कण का जो है इसका उदाहरण है, और जो व्यतिकरण वगैरह होता है यह जो है तरंग का इसका उदाहरण है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है, इसीलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? सबसे कम होती है हीरे में। जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल उस माध्यम में उतनी कम होगी। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैनर कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष ये होता है कि जैसे कि ये आपकी आंख का रेटिना है और जो प्रतिबिंब बन रहा है प्रकाश का वो आपकी आंख के रेटिना के पीछे बन रहा है, तब इसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इसमें जो है पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है इस वाली जो जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है इसको खींच के आंख पर ले आते हैं और हमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इसके लिए क्या होता है? कॉन्वेक्स, इसको कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब होता है इकट्ठा करना। देखिए यहाँ पहले फैल कर यहाँ पहुँच रहा था, जब इकट्ठा करेंगे तो पहले ही जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। हीरा, नीला, हरा एवं लाल तीन जो है प्राथमिक कलर हैं के मिश्रण से अन्य सभी कलरों का सभी रंगों का निर्माण होता है। इसको ऐसे ही याद रख लीजिए, नीलहा, नीलहा, नीला, लाल, हरा, ये जो है प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग है। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है आपका उत्तल लेंस। एक लाइन देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में है, यदि वायुमंडल अनुपस्थित होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और इसीलिए आकाश काला दिखाई देता। तो इसका उदाहरण ये भी है कि अगर जो चंद्रमा पर से कोई व्यक्ति आसमान को देखे तो वहाँ वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल न होने के कारण जो आसमान है वो काला दिखाई देता है। अगला, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है वह वक्राकार है और वक्राकार होने की वजह से बाकी एरिया में सिग्नल नहीं पहुंचते हैं। जैसे कि इस तरह है वक्राकार, तो अगर जो यहाँ पर सेटेलाइट है इस तरह जो है सिग्नल इतने पहुँचेंगे, लेकिन इसके बाद ये जो है पृथ्वी समझ लीजिए हल्की जो है पीछे चली गई, तो इसीलिए यहाँ पर सिग्नल नहीं आएंगे। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का संप्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जो श्रव्य होते हैं सुनने के लिए उसमें आवृत्ति मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन,
और आवृत्ति कहते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। और जो दृश्य होते हैं, दृश्य, उनके लिए आयाम यानी एम्पलीट्यूड, आयाम मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। मॉड्यूलेशन दोनों आपको याद रखना है। किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर जो कोई व्यक्ति V चाल से दर्पण की तरफ आ रहा है तो उसे दर्पण में अपनी चाल कितनी दिखेगी? 2V दिखेगी, 2 गुना दिखेगी, क्योंकि दर्पण के जो अंदर का प्रतिबिंब है वही चाल से वो भी इस तरफ आ रहा होगा, इसीलिए 2V हो जाता है। वाहनों में स्पष्ट दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो कार वगैरह होती हैं, कार वगैरह के साइड में ये जो मिरर लगा होता है, इसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जो गाड़ी की जो हेडलाइट होती हैं, यहाँ पर जो लगा होता है ये अवतल दर्पण होता है, अवतल। और जो साइड वाला मिरर होता है उसको कहते हैं उत्तल, उत्तल दर्पण। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? दृष्टिपटल पर वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? जिस रंग की तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य या फिर इसका उल्टा कह लीजिए कि आवृत्ति, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट, उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। तो नीला रंग जो है इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। एक आँख की अपेक्षा 2 आँख से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान पता चलता है। जो पक्षियों की आँखें होती हैं वह जो है इस तरह होती हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। तो ये पक्षी जो है एक वस्तु को दोनों आँखों से नहीं देख पाते, इसीलिए ये कई बार जो है मतलब वस्तु की दूरियों का अंदाज़ा सही ढंग से नहीं लगा पाते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण है वायु में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा, अगर जो यहाँ पर लिख दिया जाए चंद्रमा से, चंद्रमा से, चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो अभी बताया था दूरदृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में ये होता है, जैसे ये मान लीजिए आपकी आँख है और जो प्रतिबिंब होता है वो जो है आँख के आगे बन जाता है, तब इसे कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तब इसमें हम क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये वाला। तो ये जो है किरणों को थोड़ा पीछे बढ़ा देता है, फैला देता है, ठीक है। तो ये आँख पर बनता है प्रतिबिंब और हमें दिखाई पड़ने लगता है। तो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। अब देखिए तरंगदैर्ध्य वगैरह लिखी हुई हैं, ये हालांकि बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इसका जो है जो क्रम है वो याद रखना है। तो इसका जो है जो ट्रिक है वो है विबग्योर। देखिए इस तरह से स्पेलिंग इसमें भी लिखी हुई है, VIBGYOR। वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, और ओ मतलब ऑरेंज, और आर मतलब रेड। इसका ये क्रम याद रखना है आपको। यह जो है तरंग दैर्ध्य, तरंग जो तरंग दैर्ध्य है यह इसकी बढ़ रही है, बढ़ रही है इस तरफ जाने पर, और जो आवृत्ति है वो घट रही है, क्योंकि तरंग जो होती है, तरंग दैर्ध्य जो होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आवृत्ति के, यानी व्युत्क्रमानुपाती। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण प्रकीर्णन के कारण समुद्र जो है वह अंतरिक्ष से हमें नीला दिखाई पड़ता है। अगला देखते हैं,
अब इस वाले चैप्टर में देखिए विद्युत धारा हम देखेंगे, विद्युत धारा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से बना होता है? यह बना होता है टंगस्टन और सोडियम धातु का बना होता है। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट का मान। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान लगभग कितना होता है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये माइनस नहीं है, डैश लगा के ऐसे लिखा गया है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक परिवर्तन करते हैं, इसीलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब का प्रयोग अधिक किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता होती है कि इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, इसीलिए जो है थोड़ा सा तापमान बढ़ने पर ही ये जो है गल जाता है और परिपथ से कनेक्शन कट जाता है और जो है लाइट ट्रिप हो जाती है, तो जो हमारे उपयोगी यंत्र होते हैं वो जलते नहीं हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? यह टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। अब देखिए इसमें जो है था कि फ्यूज का तार ये वाला था, हैलोजन का जो तंतु होता है वह टंगस्टन और सोडियम का बना होता है, और जो बल्ब का तंतु है वह टंगस्टन का बना होता है। हैलोजन अगर जो बोलेंगे तो इसमें प्लस सोडियम भी लगाएंगे। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है? किस धारा की आवश्यकता होती है? यह दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। स्टोरेज बैटरी ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका मोबाइल चार्जर है वो जो है एक चार्जर है, तो ये जो है क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है और उसके बाद में आपका मोबाइल चार्ज करता है। इस तरह याद रखिए आप। डायनमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? जो डायनमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है, इसलिए वोल्टेज कम तो विद्युत धारा अधिक, और विद्युत धारा अधिक तो जो है ये मोटर जल जाएगा। टरबाइन व डायनमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? टरबाइन और डायनमो से बिजली को प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है बदला जाता है। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार जो है निम्न गलनांक वाली धातुओं से मिलकर बने होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग होता है? ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। जो उच्च वोल्टेज होता है उसको निम्न वोल्टेज में जो बदलता है उसको अपचाई ट्रांसफर कहते हैं, और जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है उसको अपचाई बोलते हैं। एक उपचाई ये जो है होता है लो से हाई बदलना, और ये होता है एक अपचाई, ये करता है हाई वोल्टेज को लो में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है। अगले हम देखते हैं। देखिए मानव शरीर जब शुष्क अवस्था में रहता है तो विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁶ ओम। अगर जो है भीगा रहेगा अर्थात आर्द्र रहेगा अगर जो ह्यूमन बॉडी, तो यही प्रतिरोध 10⁻10 ओम तक जो है हो जाता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ पारा वाष्प भरी होती है। प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? प्रतिदीप्ति बल्ब में मरकरी और नियॉन गैस भरी होती है। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? सबसे सुचालक धातु चांदी है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अगर जो कोई तार आप जो है ज़मीन में जो है अगर जो टच करा दीजिए तो पृथ्वी, ऐसा नहीं होगा कि पृथ्वी का आवेश बढ़ जाएगा, तो इसीलिए इसका विभव शून्य माना जाता है। और क्या हो जाएगा, आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए इसका नया प्रतिरोध वैसे इसमें लिख दिया गया है R/4, लेकिन इसका सूत्र देख लीजिए। जो तार का प्रतिरोध होता है R, वह होता है रो L/A। ये सूत्र है। रो जो है, रो यह है पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध प्रत्येक पदार्थ का जो है अलग अलग पदार्थ का जो है अलग अलग होता है। और L है तार की लंबाई, और A है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की, मतलब तार कितना मोटा है, ये जो है A है। अब देखिए इसमें तो जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करेगा, एक तो तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, ठीक है, यानी उसके मटेरियल पर, और दूसरा तार की लंबाई पर निर्भर करेगा, और तीसरा है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो अगर जो तार उसकी लंबाई आधी, तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, अगर जो इसकी लंबाई आधी कर दी जाती है L/2, ठीक है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अब लंबाई आधी करने पर जिसका जो है जो सरफेस एरिया है वो भी चेंज होगा, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होता है पाई R², यही तो होता है पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर। तो जो R है वह जो है अगर जो आधा हो जाएगा होगा तो क्या हो जाएगा 4, तो इसीलिए जो तार का प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कैपेसिटर। विभव क्या निर्धारित करता है, आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध का तापमान बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, किसी चालक के प्रतिरोध का तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी जो होता है वो बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है, तंतु को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है, विद्युत मोटर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित एक युक्ति है डायनमो, और एक है विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः एमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के लिए एमीटर और विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है, अतिचालक का प्रतिरोध 0 होता है। तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तांबे का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक ये लास्ट लाइन है, विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सामान्य सी लाइन है। अब देखिए इसी से संबंधित अगला है चालकता यानी कंडक्टिविटी। ये जो है अर्धचालकों से संबंधित जो है कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, जो डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर ये सारा बनता है उस पर आधारित है। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं, अर्धचालकों के उदाहरण हैं, जिनमें अर्धचालक वो होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर कोटर, जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको कोटर बोलते हैं, कोटर उपस्थित होते हैं, उनको जो है अर्धचालक कहते हैं। और हाँ, कोई भी जो चालक होता है, चालक का अगर जो ताप बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, जबकि अर्धचालक जो होते हैं इनका अगर जो तापमान बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध घटेगा। अर्धचालक की चालकता पर ताप का अधिकतम किस ताप पर अधिकतम होती है, 0 ताप पर इसकी चालकता जो है अधिकतम होती है, 0 ताप पर इसकी अधिकतम होगी। परम 0 तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है, परम 0 तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, यानी नॉन कंडक्टर, जैसे लकड़ी। चालक पदार्थों के उदाहरण दिए हैं, धातुएं हैं, धातुओं में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात है।
सबसे ज़्यादा जो चालकता होती है वो चांदी धातु में होती है। उसके बाद है शुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट। अचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? ये हैं रबड़, लकड़ी, शुद्ध यहाँ पर अशुद्ध जल था, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल में जो है आयंस होते हैं ना, तो इसी की वजह से यह जो है विद्युत का सुचालक हो जाता है। जो शुद्ध जल होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। उसके बाद है कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट और चमड़ा, ये सारे अचालक पदार्थ हैं। अतिचालकता के क्या लक्षण हैं? अतिचालकता जो है शून्य पारगम्यता होती है, मतलब इसमें जो है इसका प्रतिरोध शून्य होता है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड, मतलब नया खोजा गया जो अतिचालक पदार्थ है वह सिरेमिक ऑक्साइड है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन है। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? डायोड का प्रयोग एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर का भी प्रयोग इसीलिए किया जाता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में ट्रांजिस्टर भी बदलता है। ट्रांजिस्टर जो है डायोड का अपडेटेड वर्जन है। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। उसकी प्रतिरोधकता ऐसे बढ़ जाती है, रो एल अपॉन ए, ये सूत्र होता है। अगर जो इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति का मतलब है कि वह किस मटेरियल से बना है, जो है रो। जैसे मान लीजिए चांदी है, तो चांदी से आप कोई भी तार बनाए उसके लिए रो का मान जो है वो सेम रहेगा। तो यही कह रहा है कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। देखिए जो प्रतिरोध है अनुप्रस्थ काट का जो है जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है। मतलब अगर जो ए बढ़ेगा तो आर का मान जो है ये टोटल की वैल्यू जो है वो घटेगी, यानी आर का मान घटेगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। धातुओं के ताप में अगर जो वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध उसका बढ़ेगा। किसी भी धातु का जो न्यूनतम प्रतिरोध होता है वह जो है न्यूनतम तापमान यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जितने अतिचालक जो अभी तक बनाए गए हैं वो सारे निम्न ताप पर ही बनाए गए हैं। अगला देखते हैं, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबकीय आकर्षण शक्ति चुंबक के दोनों किनारों पर सर्वाधिक होती है। यानी ये चुंबक की छड़ है तो इसके जो सबसे लास्ट वाले किनारे हैं यहाँ पर इसकी आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर उससे कम, फिर केंद्र में शून्य हो जाती है, फिर ऐसे ही राइट साइड में भी। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई उत्तर और दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल नाम है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय जो वस्तु होती है वो अनुचुंबकीय हो जाती है, या फिर उसका अपना चुंबकत्व का जो गुण है वो खो देता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के एकदम मध्य भाग में है। मध्य भाग में आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है और सबसे किनारे वाले जो सिरे होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? इस पर जो है लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। चुंबक की लंबाई पर तो निर्भर करेगा लेकिन लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। चुंबकीय यामोत्तर के तल में नति सुई किस दिशा में होगी? चुंबकीय यामोत्तर में नति सुई ऊर्ध्वाधर होगी। चुंबकीय यामोत्तर ये है, जैसे कि जो अर्थ है, जो चुंबकीय यामोत्तर माना गया है, ये इक्वेटर मान लीजिए
और ये एक पॉइंट है जो है जो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच का पॉइंट है, एक ये और एक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक पॉइंट है। तो इसको जो ये मिलाने वाली रेखा है इसको चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं, और जिस ताप पर वह अपना चुंबकीय गुण खो देता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था अभी। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, अब ऐसे याद रख लीजिए, मैग्नेट से बन गया मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक चुंबक का टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अगर जो एक बड़ा चुंबक है आप इसको बीच से तोड़ दीजिए तो जो है, पहले ये नॉर्थ पोल था और सबसे लास्ट वाला साउथ पोल था, अगर जो आप तोड़ देंगे तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित बल की धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन अर्नेस्ट ने की थी। ओस्ट्रेड, हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड ने की थी चुंबकीय प्रभाव की खोज। चुंबकीय परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब फ्यूज से अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज का ताप जो है बहुत बढ़ जाता है और यह गल के टूट जाता है और जो परिपथ से कनेक्शन होता है वो कट जाता है, इसीलिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अब ये फिजिक्स का एक वीडियो हो गया है। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।